जय हिंद दोस्तों, मैं अनंता आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने फिर से प्रेजेंट हुई हूँ। काफ़ी समय बाद, इसके लिए मुझे खेद है क्योंकि मुझे डेंगू हो गया था। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हुए थे जो मैं बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकती थी। तो चलिए फिर से अब हम अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं आपको करवाऊँगी 13 दिसंबर 2021 को पूछे गए जितने भी एनटीपीसी के प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को अच्छे से हल कराऊंगी। सबसे पहला प्रश्न देख लीजिए, गणित के प्रश्न में क्या पूछा है। एक दुकानदार गलत भार का प्रयोग करके फल खरीदते और बेचते समय 11% तक का धोखा देता है। प्रतिशत में उसका कुल लाभ कितना है। इसमें कह रहा है कि कोई एक दुकानदार है, जब वह दुकानदार खुद फल खरीदता है तो 11% का धोखा देता है, मतलब 11% का उसको लाभ होता है फल खरीदते टाइम। और उसके बाद जब वो खुद फल बेचता है फिर वो क्या करता है, फिर से धोखा करता है, फिर से 11% वो उसमें क्या करता है, चुरा लेता है। ठीक, तो मतलब 11% इधर उसका खरीदने में भी फायदा हो गया और इधर उसका बेचने में भी 11% का फायदा हो गया। इसका मतलब 11% और 11% का टोटल फायदा उसके पास कितना हुआ। तो इसको ऐसे करने के लिए आप क्या करेंगे, आप इसको सिंपली 11 प्लस 11 प्लस 11 मल्टीप्लाई 11 बटे 100, ये हो जाएगा इसका प्रतिशत में लाभ। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए यही टेक्निक अप्लाई की जाती है, क्योंकि जब दो बार इंक्रीज हो रहा है ना, दो बार इंक्रीज हो रहा है तो ये इंक्रीज हुआ, ये इंक्रीज हुआ, कितना हुआ 22 हुआ, और इसका क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 121, और उसके बाद ये 100 का 0 ये, और 23.21% इंक्रीज हो जाएगा, टोटल उसका लाभ प्राप्त होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या पूछा था आपके एनटीपीसी सीबीटी 1 में। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, सारे प्रश्नों को अच्छे से ध्यान दे दीजिए क्योंकि यहाँ पे जितने भी पीवाईक्यूज है ना, इसी के ऊपर डिपेंड करेगा आपका क्वेश्चन। तो 2% और 18% के लाभ पर एक वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच नगद अंतर 3 रुपए है। दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए। देखिए कोई एक वस्तु है जिसका मान लीजिए, मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपये रहा होगा, ठीक है। तो लेकिन उसका जो विक्रय मूल्य है वो अलग अलग है। विक्रय मूल्य क्या है, सेलिंग प्राइस पहले का क्या है 2%, 2% लाभ है ना। तो 2% जब लाभ है तो लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो जब 2% लाभ है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 102, ठीक है। 102 क्या हो गया, विक्रय मूल्य पहले का हो गया। अब 18% के हिसाब से जो दूसरे का लाभ होगा तो दूसरा वाला जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो 118 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, अब इसमें कह रहा है कि दोनों विक्रय मूल्य के नगद अंतर, इन दोनों में नगद अंतर 3 रुपए है। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, कभी कभी क्वेश्चंस में अननेसेसरी डाटा दिया होता है हमें सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए। तो हमें ये क्या है, ये अननेसेसरी डाटा है, हमें इसे कंफ्यूज नहीं करना है। क्यों, क्योंकि हमें पूछा है दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात पता कर लेंगे, ठीक है। अब इसको हम अनुपात इस तरह से, सब बहुत सिंपल है, आप इसको काट दीजिए। देखिए 2 से काटिए, 2 5 से 10 हो गया 1, 51, और 5 5 से 10, और यहाँ पे 19, ठीक। तो क्या अनुपात आया, अनुपात आया 51 अनुपाते 59। तो ये रेशियो हो जाएगा दोनों विक्रय मूल्य का। ये जो 3 रुपए था ना, ये अननेसेसरी था, इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है। तो इसी तरह से कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्वेश्चन, और आपको क्या करना है, उसी को सॉल्व करना है। तो यही चीजें हम सिखाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। 69696 मल्टीप्लाई और 4 बार 9 है, ठीक है, की गणना कीजिए। तो इसको करने का बहुत सिंपल मेथड है। यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई इतने का नहीं करना है, आपको क्या करना है, ये चीज देखनी है, क्या देखनी है, 9 9 9, कितनी बार 9 है, 4 बार 9 है। अगर 4 बार 9 है तो जितनी बार 9 होगा हम उतनी बार 0 यहाँ पे लिख देंगे, और उसके आगे क्या करेंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब अगर इसमें से अगर -1 करेंगे, इसमें से -1 करेंगे तो ये 4 बार 9 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि 10,000 -1 बराबर ये हो गया,
ठीक है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसकी जगह हमने ये लिख दिया था। अब 69696, अब ये जो 69696 है ना, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ हम आपको एक्सपेंड कर दे रहे हैं, आप एग्जाम में शॉर्ट कर लीजिएगा। मतलब कि यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं, आप क्या करिएगा एग्जाम में 69696, उसके बाद कितने बार 0, 4 बार 0, 4 बार 0 लिख दिया। अब क्या करना है, अब माइनस करना है, -1 नहीं करना है। ये 6969 ये जो है ये यहाँ पे जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा तो माइनस होगा, माइनस होगा। अब क्या करना है, माइनस करना है तो 696 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं माइनस करने पे क्या होता है। यहाँ पे 10 में से 4 गए, क्या हो गया, 4 हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 0 और यहाँ पे 9 में से 6 गए, 3 हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 9 बचा, 9 में से यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 6 गया तो 9 हुआ। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया और ये 6, ऐसे ही 9 और 6। क्या आंसर आया, ये आंसर आया। ठीक है, बहुत ज़्यादा था यहाँ पे ऑप्शन में, इसीलिए मैंने इतना लिखा नहीं। और इसको करने का ये ही बेस्ट मेथड है। आप उतना मल्टीप्लाई करेंगे उसमें आपका टाइम जाएगा, इसलिए इसको इसी तरीके से किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं एक सुराही में 2 छेद है। मतलब कोई एक सुराही होगी, इस तरह से होगी, इसमें 2 छेद है। ठीक है, ए और बी, ये दोनों छेद है। एक छेद अकेले सुराही को 9 मिनट में खाली कर सकता है। मान लेते हैं जो ये ए वाला छेद है ये कितने मिनट में खाली करता है, ये 9 मिनट में खाली करता है। ठीक है, खाली करता है इसलिए हमने माइनस लगा दिया। और जो दूसरा छेद है वो अकेले ही सुराही को 16 मिनट में खाली करता है। बी क्या करता है, जो दूसरा वाला छेद है वो 16 मिनट में खाली करता है। अच्छा, तो और पानी क्या हो रहा है, पानी स्थिर गति से खाली होता जा रहा है। तो क्या करना, क्या पूछ रहा है, यदि दोनों छेद, ये जो दोनों छेद हैं एक साथ खाली करें तो कुल कितने समय में पूरा बर्तन खाली हो जाएगा। ठीक है, तो अब बर्तन खाली करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि बर्तन कितने लीटर का है, मतलब कितना उसमें पानी आ सकता है। तो चलिए अब हमने क्या बोला है, हम कैसे पता चलेगा, ये देखिए 16 और 9 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। जब इसका हम एलसीएम लेंगे, लसा लेंगे, तो हमें बर्तन का पता चल जाएगा कितना उसमें पानी भरा हुआ है अभी एक्चुअल में। तो 16 और 9 का एलसीएम कितना आता है, 144 आता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये जो ए है, जो एक छेद है वो जो 9 मिनट में खाली करता है, तो 9 मिनट में खाली करता है ना, तो 9 मिनट में पूरा खाली करता है। अच्छा, तो 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 1 मिनट में ए जो है कितना खाली करेगा, 1 मिनट में ये ए खाली करेगा 16, क्योंकि देखिए 144 और 9 का डिवाइड करेंगे तो 16 आएगा। इसका मतलब ये है कि ए जो है 1 मिनट में 16 खाली करता है। बी इसी तरह से 1 मिनट में क्या खाली करेगा, बी इसी तरह से 1 मिनट में 9 खाली करेगा। ठीक है, 9 लीटर खाली करेगा। ठीक, अब देखते हैं दोनों अगर साथ में खुले हैं, मतलब दोनों अगर साथ में खुले हैं तो 1 मिनट में टोटल कितना खाली हो रहा है। अगर दोनों साथ में खुले हैं तो ए प्लस बी अगर दोनों साथ में खुले हैं तो 1 मिनट में 16 प्लस 9 कितना हो, 25 खाली हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है ना। यहाँ माइनस में क्यों लगा रही हूँ, यहाँ प्लस माइनस का मतलब ये है, प्लस मतलब भरना, माइनस मतलब निगेटिव निकलना। तो यहाँ पे माइनस का सिर्फ इतना अर्थ है, इसमें यहाँ पे जोड़ घटाना मत करने लगेगा। ठीक है, तो अब क्या है, 1 मिनट में क्या कर रहा है, 25 लीटर खाली कर रहा है। ठीक है, अच्छा 1 मिनट में 25 लीटर खाली कर रहा है। अब हम क्या करेंगे ना, 25 का ऐसा टेबल पढ़ेंगे, ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 144 के बराबर अप्रॉक्सीमेटली चला जाए। तो 25 पंचे कितना होता है, 25 पंचे होता है 125, 25 पंचे कितना होता है 125 होता है, 125 होता है कि नहीं होता है। ठीक है,
ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, हमें अपने क्वेश्चंस को इजी वे में बनाना है। देखिए अब इसका मतलब एक में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इस 25 में भी 5 का मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि 5 मिनट में कितना खाली हो रहा है, 125 खाली हो रहा है। ठीक है, 125 खाली हो रहा है। अब बचा क्या, कितना बचेगा, देखिए 125 5 मिनट में खाली हो रहा है, तो अब माइनस अगर 125 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस अगर 125 करेंगे तो ये आएगा 19 आएगा। ठीक है, कितना आएगा 19। इसका मतलब अभी 19 बचा हुआ है। 5 मिनट खाली करने के बावजूद भी 19 लीटर बचा हुआ है। तो फिर कितना हो जाएगा, अगली बार देखिए ये 5 मिनट तो हुआ ही हुआ, अब ये 19 लीटर खाली करना है ना, तो 19 लीटर खाली करना है। तो अगला जो मिनट होगा, ये 5 मिनट के बाद जो छठवां मिनट होगा, जो अगला मिनट होगा, उसमें कितना खाली करना है, इसको 19 लीटर खाली करना है। तो क्या हो जाएगा 19 बटे, ये दोनों मिल के काम करेंगे ना, मिल के काम करेंगे तो 16 + 9 कितना हो जाएगा 25। तो इतने मिनट इतने इसको और टाइम लगेंगे, इतना टाइम इसको और लगेगा खाली करने में। तो मतलब क्या हो गया, क्या हो गया इसका मतलब हो गया 5 मिनट + 19 बटा 25 मिनट। ठीक है, 19 बटा 25 मिनट एक्स्ट्रा लगे हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। क्योंकि और यहाँ पे हम 5 से क्यों मल्टीप्लाई किए थे, क्योंकि भाई हम जल्दी से पहुँच जाए ना, पता तो जल्दी से यहाँ पे पहुँच जाए ना। अब नहीं तो आप फिर 25 करेंगे, फिर 25 ऐड करेंगे, फिर अगले मिनट ऐड करेंगे, फिर ऐड करने से क्या मतलब, जब हमें यह मल्टीप्लाई पता ही है। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 5 मिनट 19 बटा 25 मिनट हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डाटा के एक समुच्चय का प्रसरण 196 है, तब डाटा का मानक विचलन पता करना है। मतलब इसको हम चलिए इंग्लिश में देख लेते हैं। मानक विचलन मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन पता करना है अगर वेरिएंस दिया हुआ है 196। ठीक है, तो अब एक चीज आप जान लीजिए, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है, अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, अंडर रूट वेरिएंस होता है। और वेरिएंस कितना दिया गया है, वेरिएंस मतलब ये जो प्रसरण दिया गया है कितना है 196। और ये किसका अंडर रूट हुआ, देखिए अंडर रूट आप लर्न कर लीजिए, कितना आप लर्न करेंगे, 1 से लेकर के 30 तक के जितने भी स्क्वायर हैं उसको लर्न कर लीजिए और अंडर रूट स्क्वायर रूट याद कर लीजिए। ठीक है, तो ये किसका है, ये है 14 का। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन में +-14 मिलेगा, +14 मिलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको +14 की तरफ ही टिक करना है। ठीक है, तो चलिए इसको इसी तरह से करेंगे। इसका सिंपल सा फॉर्मूला था, ये आपका पूछा गया प्रश्न है, इसको आप रिवाइज कर लीजिए। नंबर 6 पूछा है कि महेश कोई है 15% की हानि पर एक बस को इतने रुपए में बेचता है। कह रहा है कि महेश किसी बस को 15% की हानि पर बेचता है और कितने रुपए में बेचता है, इतने रुपए में बेचता है। अब कह रहा है कि महेश को 15% का लाभ होने के लिए वो बस को कितने रुपए में बेचेगा। पहले तो उसे हानि हो रही थी, कब हानि हो रही थी, जब वो इतने रुपए में बेच रहा था। अच्छा, तो पूछ रहा है कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% का लाभ हो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए कि जो महेश ने उस बस को जितने रुपए में खरीदा होगा, जितना उसका क्रय मूल्य होगा, वो क्या है, वो यहाँ पे बराबर है ना। इस पहले वाले केस में भी बराबर है, दूसरे वाले केस में भी बराबर, मतलब क्रय मूल्य तो बराबर है लेकिन विक्रय मूल्य में अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं क्रय मूल्य क्या हो रहा होगा, 100 मान लिया। ठीक है, अब 100 माना है, उसके बाद अगर इसी 100 पे 15% की हानि हो रही है, तो 15% की जब हानि हो रही है तो नया जो ये सेलिंग प्राइस आ जाएगा, जो सेलिंग प्राइस पहले का जो सेलिंग प्राइस आ जाएगा 15% हानि के हिसाब से कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। भाई 85 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। अब यही 85 रुपये बराबर किसके हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा, 22100 के बराबर हो जाएगा, इस रुपये के बराबर हो जाएगा। अच्छा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा, 1% बराबर हो जाएगा 22100/85। चलिए हम इसको काट लेते हैं। ठीक है,
यहाँ से 17 5 जा हो जाएगा और 17 उसके बाद 1 जा और ये 3 जा, ठीक है, 0 0 0 0 और 5 2 जा और 5 6 जा 30 और यहाँ पे 0, मतलब 1% बराबर क्या आ जाएगा 260 रुपये आ रहा है, ठीक है, 260 रुपये आ रहा है। अब क्या कह रहा है कि हमें क्या करवाना है, हमें उसे 15% का लाभ करवाना है। तो लाभ किस पे होगा, लाभ क्रय मूल्य पे होगा। क्रय मूल्य क्या है 100 रुपये है, 100 रुपये पे अगर हमें 15% का लाभ करवाना है तो 115 रुपये क्या हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा, और यही नया सेलिंग प्राइस हमें पूछ रहा है। तो हम यहाँ 115% जो 1% बराबर इतना हुआ, अच्छा तो 115% बराबर क्या हो जाएगा, 115 गुणे कितना हो जाएगा 26, ठीक है। इसी रुपए को हम सॉल्व कर लेंगे, इसी रुपए को हम सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे क्या, आ जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस दूसरा जो पूछा था, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व करके बताते हैं कितना आया इसका। इसको सॉल्व करने के बाद क्या आया 29900, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या पूछा है। प्रश्न नंबर 7 में इतना सारा आंकड़ा है और इसका माध्य हमें पता करना है। माध्य क्या होता है, माध्य में क्या करते हैं, सारी चीजों को जोड़ते हैं। अब बटे जितने पद है, देखिए कितने पद हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 9 पद हैं, 9 पद हैं और अब सबको ऊपर वाले को जोड़ना है, यही होता है माध्य, ठीक है। तो अब चलिए हम ऊपर वाले को कैसे जोड़ेंगे, हम यहाँ पे अलग अलग करके नहीं जोड़ेंगे, अपने दिमाग से देखिए, एक है, ठीक है, एक है ना, और ये हाफ हाफ जोड़ते हैं तो क्या होता है 1 होता है, ठीक है, हाफ हाफ जोड़ते हैं तो 1 होता है। ये एक था ही, मैंने ऐसे लिख लिया। अब क्या हो गया, अब देखिए ये नीचे क्या है, नीचे क्या है इसके 4 और 4 है, इक्वल है ना। तो अब क्या करेंगे, 3 और 4 को, 3 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा, और जब 3 और 1 को हम ऐड करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर मतलब 4 आ गया, और 4/4 क्या होता है, 4/4 होता है 1, ठीक है, 4/4 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे 1 लिख देंगे, ठीक है, मतलब अब ये वाला सॉल्व हो गया, 2 हो गए, अब 2 ही ऐसे हम लिख देंगे। अब क्या करेंगे, अब देखिए 1/2 का कोई यहाँ पे है नहीं पेयर, तो हम यहाँ पे 1/2 ऐसे लिख देंगे, ठीक है, अपने दिमाग में। अब यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, उसके बाद 4/4 1 हो गया। अब क्या होगा, अब यहाँ पे सबको हम ऐड कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 और 6 + 1/2, ठीक। तो अब इसको क्या करना है, 2 6 12 और 1 13, तो 13/2 और 2 नीचे आ जाएगा और 9 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13/9 दूनी 18, ठीक है, 13/18 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो माध्य क्या होता है, माध्य होता है जितने भी पद दिए गए हैं सबको आपस में जोड़ लीजिए और जितने पद हैं बटे उतना लिख दीजिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि 2 4 5 6 8 17 आंकड़ा दिया गया है और इसका प्रसरण दिया गया है, कितना है प्रसरण, 23.33 प्रसरण है। लेकिन फिर पूछ रहा है जो नया आंकड़ा दे करके 4 8 10 12 16 और 34 का प्रसरण पूछ रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है, कुछ रिलेशन फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, देखिए ये जो पहला आंकड़ा है और ये जो दूसरा आंकड़ा है, दूसरा आंकड़ा और पहला आंकड़ा में कुछ कुछ आपको रिलेशन दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि जो दूसरा आंकड़ा है वो पहले आंकड़े का 2 टाइम्स है। पहला आंकड़ा क्या था आपका 2 4 5 6 8 17 है ना पहला आंकड़ा ना। और लेकिन जब इसमें हम क्या किएंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें दूसरा आंकड़ा मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। दूसरा आंकड़ा क्या है, देखिए अब यहाँ पे दूसरा आंकड़ा क्या है, 4 8 10 12 16 और 34 ना, ये दूसरा वाला आंकड़ा है, ये सेकेंड नंबर का आंकड़ा है। लेकिन जो सेकेंड नंबर का आंकड़ा है वो पहले नंबर का क्या है, पहले नंबर का दुगना है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 × 2 4 5 6 8 और 17। अब हाँ, अब ये जो पहले नंबर का आंकड़ा है इसका क्या प्रसरण है, इसका प्रसरण है 23.33, इसका प्रसरण है ना, इसका प्रसरण क्या है
23.33 है। लेकिन जो दूसरे नंबर का ये आंकड़ा है बनाए हैं हम, ये जो दूसरे नंबर का आंकड़ा बनाए हैं, इसमें क्या करेंगे, इसके प्रसरण में ये जो संख्या है, ये जो संख्या यहाँ पे है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तब ही जो दूसरा जो आंकड़ा दिया गया है उसका प्रसरण आ जाएगा, उसका प्रसरण आ जाएगा। इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 23.33 में। ठीक है, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पे देखिए, 3 4 जा 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 एक 13, 4 3 जा 12 एक 13, 1 यहाँ 4 2 जा 8 एक 9, कितना आ जाएगा 933, इस तरह से करके आएगा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो पहला आंकड़ा था वो दूसरे आंकड़े का आधा है ना, लेकिन यहाँ पे अगर ये जो दूसरा वाला आंकड़ा इस आंकड़े का 3 टाइम्स होता ना, यहाँ पे 3 टाइम्स होता तो भी यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाता। मतलब यहाँ पे अगर कोई संख्या a होती, 2 की जगह अगर a होती तो यहाँ पे क्या हम मल्टीप्लाई करते, a का स्क्वायर कर देते। अब समझ में आ गया है ना। इसी तरह यही एक रिलेशन है आंकड़ों में और प्रसरण में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पूछा है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और एवरेज मतलब सारे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इसको हम क्या जानते हैं, 8 और 2/3 क्या होता है, 8 होता है 8 स्क्वायर और उसके बाद ये 1/3। ठीक है, चलिए अब 8 को हम स्क्वायर करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 8 जा 64 आ जाएगा ना। अब क्या है, अब ये 1/3 क्या हो जाता है, 1/3 ये इस तरह से हो जाता है। ठीक, अब उसके बाद ये 64 का अगर जो क्यूब रूट आएगा वो किसका क्यूब रूट आएगा, देखिए 4 मल्टीप्लाई 4 करते हैं तो क्या आता है, 64 आता है कि नहीं, 4 4 जा 16, 4 जा 64। तो जो ये क्यूब रूट होगा किसका है, ये 4 का। तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ठीक है, तो चलिए इसको इसी तरह से सॉल्व करना है। बहुत इजी क्वेश्चन था और इजी टफ तो सारे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर टाइप के। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है, कविता प्रतिवर्ष 6% की दर से साधारण ब्याज पर 950 रुपये उधार लेती है। 4 वर्ष बाद वह अपना उधार चुकाने के लिए कितनी राशि भुगतान करेगी। देखिए, कविता ने क्या किया है, 950 रुपये लिया है। अब 950 रुपये कितने वर्ष के लिए लिया है, 4 वर्ष के लिए लिया है और साधारण ब्याज पे लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, उसको 4 वर्ष का साधारण ब्याज के हिसाब से ब्याज तो देना ही पड़ेगा, प्लस जो राशि थी 950 रुपये वो भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, तो राशि कितनी है, राशि तो पूरी वापस करेगी ही करेगी और उसके अलावा क्या करेगी, इसी राशि पे 4 वर्ष का जो ब्याज लगेगा वो भी ऐड हो जाएगा। तो इतना क्या करेगी, पूरा वो भुगतान करेगी। ठीक है, चलिए इसको काट देते हैं। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 9 जा 45 और यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा, 2 जा 4। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 950 प्लस कितना हो जाएगा, 2 6 जा 12, 19 मल्टीप्लाई 12 कितना आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व, देखिए ये दो को अगर हम सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा 19 2 जा 38 और 38, 19 1 जा 19, 20 21 22। ठीक है, इतना आया प्लस और 950, इसको हम ऐड किए कितना आया, 5 2 7 9 2 11, कितना आ जाएगा 1178 रुपीज़ टोटल वो क्या करेगी, भुगतान करेगी। ठीक है, देखिए 950 रुपये भुगतान करेगी ही करेगी, उस पर क्या करेगी, उस पर 4 वर्ष तक के लिए 6% का ब्याज भी देगी। तो ये क्या था, ये ब्याज वाला पोर्शन था। तो मतलब 228 क्या आया था, 228 ब्याज आया था। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे की क्लासेस मैं कंटिन्यू करती रहूँगी। देखिए, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिस वजह से मैं क्लासेस को डिसकंटिन्यू करी, मतलब कुछ दिन के लिए ब्रेक करना पड़ा मुझे। इसके लिए मुझे बहुत खेद है, पर आगे से ऐसा मतलब मैं कोशिश करूँगी नहीं हो। और ठीक है, आप क्या करिए, यहाँ पे जितने भी मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पेपर एनटीपीसी के करा दिए हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करिए और आगे इसी तरह से प्रैक्टिस करिए ताकि आपके क्वेश्चंस अच्छे से हो पाएँ और आप एग्जाम में अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।